सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9th विषय गणित अध्याय 14 सांख्यिकी पढ़ेंगे आज हम, जिसके अंदर एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 14.2 हल करेंगे। क्योंकि प्रश्नावली 14.1 में कुछ परिभाषाएं दी हुई है और वो एक दो प्रश्न ही है या परिभाषा से ऐसे कोई संबंधित प्रश्न है, लेकिन वो काम के नहीं हैं। तो आज हम 14.2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम एक प्रश्न ले रहे हैं। इस सांख्यिकी को समझने के लिए, यानी सांख्यिकी का अर्थ होता है कि कुछ आंकड़ों को संग्रहित करना। अब आंकड़ों को संग्रहित करने में देखो, अगर 10-15 आंकड़े हैं तब तो हम इस आंकड़ों को ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन 10-15 आंकड़ों से अगर 50 आंकड़े आ जाए और वही कोई डबल आ जाए, कोई तिब्बल चौबल ऐसे आ जाए, तो इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा जा सकता है। मान लो हज़ारों आंकड़े हैं तो हज़ारों आंकड़ों को इसे नहीं लिखा जा सकता है, और इस हज़ारों आंकड़ों को ही एक छोटे रूप में लिखना ही सांख्यिकी कहलाता है या आंकड़ों का संग्रह कहलाता है। अब इसको लिखने के लिए हम एक सारणी बनाएंगे, और सारणी में फिर सबसे पहले जो प्राप्तांक होंगे वो प्राप्तांक लिखेंगे, फिर मिलान चिन्ह, गणना चिन्ह, और फिर उसकी जितनी बारंबारता होगी वो लिखेंगे, यानी वो कितनी बार आया हुआ है वो लिखेंगे। देखिए, हम एक प्रश्न ले रहे हैं, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझें और फिर इसकी कहे अनुसार वो सवाल हम हल करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लीजिए। जैसे एक ने विद्यार्थी ने 55 प्राप्त करे, दूसरे ने 36, तीसरे ने 95, चौथे ने 73, पाँचवें ने 60, फिर अगले ने 42, फिर 25, फिर 78, फिर 75 और फिर 62। अब इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप से इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथाप्राप्त आंकड़े कहा जाते हैं। यथाप्राप्त का मतलब होता है कि कहीं से प्राप्त हुए आंकड़े, यानी एक कक्षा अपनी खुद की कक्षा है और 10वीं कक्षा में इतने विद्यार्थियों ने 10 विद्यार्थियों ने इतने अंक प्राप्त किए थे, तो ये हमने कहीं से प्राप्त करे। क्या इस रूप में इसे रख कर देखकर आप अधिकतम और न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं? क्या अधिकतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्त ज्ञात करने में आपको कुछ समय लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि इस आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगातार देखना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए यदि इन प्राप्तांकों को आरोही या अवरोही क्रम में, देखो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में लिखना। आरोही में सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती हैं और फिर बड़ी, इस प्रकार ये लिखते जाते हैं, और इस प्रकार ये हम लिखते जाते हैं तो ये आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। और आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखने से अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक जल्दी से ज्ञात, कम समय में ज्ञात किया जा सकता है। अतः आइए हम इसको प्राप्तांकों को आरोही क्रम में इस प्रकार रखते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें देखते हैं, सबसे छोटी संख्या 25 है, फिर इससे बड़ी 36, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78 और 95 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आंकड़ों को हमने जैसे ही आरोही क्रम में लिखा, और आरोही क्रम में लिखते ही अगर हमको पूछता है कि इसमें न्यूनतम अंक कितने हैं, तो हम बता सकते हैं कि न्यूनतम अंक 25 हैं और अधिकतम अंक बता सकते हैं कि 95 हैं। यानी एक विद्यार्थी है जो अधिकतम अंक 95 प्राप्त करता है और एक विद्यार्थी है जो न्यूनतम अंक 25 प्राप्त करता है। इस प्रकार आंकड़ों का निर्धारण किया जा सकता है। यानी आरोही क्रम में लिखने से, अब मान लो ये तो 10 आंकड़े ही है, अगर मान लो 100 आंकड़े दे दे और 100 आंकड़ों में से कहे कि न्यूनतम अंक कितना है और अधिकतम अंक कितना है, तो हमको निकालने में क्या होगी? परेशानी होगी, हम जल्दी से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको आरोही क्रम में लिख देंगे, या फिर 100 आंकड़े हैं, 50 आंकड़े हैं, तो आरोही क्रम में नहीं लिख के हम एक बारंबारता सारणी बनाएंगे और उस सारणी के अनुसार हम इसका न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक जल्दी से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं
कि इस प्रकार हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि न्यूनतम प्राप्तांक 25 हैं और अधिकतम प्राप्तांक हैं जो 95 हैं। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। जैसे ही हमने अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक ज्ञात कर लिया, तो अब हम इसका अगर अंतर निकालेंगे, यानी अधिकतम अंकों में से न्यूनतम अंक घटाएंगे, तो हमें परिसर प्राप्त होगा। यानी परिसर बराबर एक सूत्र है, और वो सूत्र है परिसर बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक 95 है और न्यूनतम अंक 25 है, तो ये 70 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर काफ़ी समय लग सकता है, विशेष रूप से तब जबकि प्रयोगों में प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो। मैंने अभी बताया था कि अगर आंकड़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है तो आपको ये निकालने में, परिसर निकालने में भी बहुत ही समय लग सकता है। न्यूनतम अंक, अधिकतम अंक निकालने में भी बहुत समय लग सकता है। इस प्रकार तो उस समय हम, जैसा कि अगले उदाहरण में आप देख सकते हैं, यानी अगला एक प्रश्न लेते हैं और उसमें 30 विद्यार्थियों के आंकड़े दिए हुए, एक विद्यालय के 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के नंबर दिए हुए हैं। और अब इसमें से अगर 30 की जगह आप खुद 9th कक्षा के विद्यार्थी हो और 9th कक्षा के सभी विद्यार्थियों को, 40 विद्यार्थियों के अगर आंकड़े लिए जाए और फिर अगर बताया जाए कि न्यूनतम अंक किसके आए और अधिकतम अंक किसके आए, तो आप बता नहीं सकते हो। तो जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ये आंकड़े, जैसे 10, 20, 36, 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92, 88, 80, 70, 72, 70, 36, 40, 36, 40, 92, 40, 50, 50, 56, 60, 70, 60, 60, 88। इस प्रकार इन आंकड़ों को हमने एकत्रित तो कर लिया, और अब इस आंकड़ों में भी पूछता है कि बताइए कि इस आंकड़ों में अधिकतम अंक कितना है और न्यूनतम अंक कितना है, तो हमें बताने में परेशानी हो सकती है। आपको याद होगा कि एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारंबारता कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ 4 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किए हैं, अतः 70 अंक की बारंबारता 4 है। आंकड़ों को और अधिक सरल रूप में समझने के लिए हम एक सारणी के रूप में बनाते हैं, जिसको हम बारंबारता सारणी कहते हैं। मैंने बताया था इसमें बारंबारता अगर सारणी बना लोगे तो आपको जल्दी से पता लग जाएगा कि इसमें न्यूनतम अंक कितने हैं और अधिकतम अंक कितने हैं। तो हमने सबसे पहले जैसे अंक ले लिया 10, और 10 इस पूरी टेबल में देखते जाएंगे और नीचे निशान लगाते जाएंगे। कैसे निशान लगाएंगे? जैसे 10 देखा और 10 के नीचे ऐसे निशान लगा दिया या गोला लगा दिया कि भाई 10 हमने ले लिया काम में। अब जितनी बार संख्या है और देख लीजिए 10 कितनी कहीं दिख रहा है क्या, पूरी ऐसे टेबल में घूमते जाइए, ऐसे ऐसे देखते जाइए, और 10 नहीं दिखता है तो आप मिलान चिन्ह में क्या लिखेंगे? 1 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 10 कितनी बार आया हुआ है? एक बार, तो एक लाइन खींच लेंगे। एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या यानी अर्थात बारंबारता कितनी हो जाएगी इसकी? 1 ही होगी। इस प्रकार हम दूसरा अंक देखेंगे कि 20, और फिर देखेंगे कि 20 कितनी बार आया हुआ है। एक बार आया हुआ है तो एक पे गोला लगा देंगे, अगर दूसरी बार होगा तो दूसरे पे गोला, ताकि ऐसे हम जिस अंक को देख चुके हैं वो वापस आपको दिमाग में वापस नहीं दिखे, उस अंक को हम छोड़ते जाएंगे। यानी 20 का मिलान चिन्ह भी कितनी है? 1 है, तो इसकी भी बारंबारता 1 हो गई। फिर हमने अगला अंक देखेंगे कि जैसे 36 है। अब इसके अंदर अंक देखो, आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में या उल्टे पुल्टे भी ले सकते हो, लेकिन पहले आपको सबसे न्यूनतम हो पता करना है कि इसमें न्यूनतम अंक कितना है। तो न्यूनतम अंक हमने इसमें देख लिया 10। पूरी टेबल ऐसे देखोगे, जब प्राप्तांक देखोगे तो आपको न्यूनतम अंक तो दिख ही जाएगा, और फिर भले उठ पटांग लोगे तो भी चलेगा, और लास्ट में सबसे अधिकतम अंक लेना है, ये ध्यान जरूर रखना है। तो फिर 36 की बारंबारता देखेंगे कि 36 की बारंबारता 3 आई हुई है, अर्थात 3 लाइन खींच लेंगे और इसकी बारंबारता
3 हो जाएगी। फिर ऐसे कैसे 40 अंक देखेंगे तो 40 अंक की बारंबारता 4 आई हुई है, अर्थात हम इसको बारंबारता को 4 लिख देंगे। देखो मिलान चिन्ह के अंदर विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि हम 4 को अधिकतम तो 4 लाइन से बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होगा कि 4 की जगह पे 5 लाइन आ जाएगी। तो 5 लाइन आपको बताने के लिए ये ध्यान रखना है कि 5 लाइन को बताने के लिए आपको क्या करना है कि 5 लाइनें नहीं खींचनी है, 1 2 3 और ऐसे 4 खींच के फिर इस चारों को वापस ऐसे काट देनी है। तो ये किसको बताएगी? ये बारंबारता 5 को। यानी कोई अंक अगर ऐसे होगा और 5 बता देता है तो 4 तो पहले लाइनें खींच लेंगे और 1 इसको वापस काट देंगे, तो ये 5 अंक को बता देगी। अब अगर 7 बताता है तो 5 के आगे और 2 लाइन खींच लीजिए 7, फिर 8 कहता है तो और खींच दीजिए, 9 कहता है तो और खींच दीजिए, अब 10 कहता है तो फिर इसको और काट देंगे। तो इस प्रकार ये 5 इसको बताएगी और 5 इसको बताएगी, 10 ये बताएगी। ये ध्यान आपको रखना है। अब हम इस प्रकार इस सारणी को निर्माण करते जाएंगे। जैसे 50 की बारंबारता भी 3 है तो 3 लाइन खींच लेंगे, बारंबारता में 3 लिख देंगे। इस प्रकार 56 की बारंबारता देखेंगे कि 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर 60 की 4 है तो 4 लिख देंगे, 70 की भी 4 है तो 4 लिख देंगे, 72 की कितनी है 1 तो 1 लिख देंगे। फिर इस प्रकार से 80 की भी 1 तो 1 लिख देंगे। इस प्रकार 88 की 2 तो 2 लिख देंगे, 92 की 3 है तो 3 लाइन खींच लेंगे और बारंबारता में 3 लिख देंगे। इस प्रकार 95 की कितनी है 1 तो हम इसकी बारंबारता भी 1 लिख देंगे। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों देखो, अब अगर इस सारणी के बनाने के बाद में अगर आपको अगर पूछता है कि बताइए इसमें न्यूनतम अंक कितने हैं, तो हम कह सकते हैं न्यूनतम अंक 10 हैं और इसकी बारंबारता कितनी है 1 है। अर्थात ये हम बता सकते हैं कि ये इसका न्यूनतम अंक है और इसकी बारंबारता भी पूछता है तो बता सकता है। फिर कहता है कि इसमें अधिकतम अंक कितने हैं, तो हम अधिकतम अंक देख सकते हैं, सबसे लास्ट में आया हुआ है। अधिकतम अंक कितना है इसमें 95 और इसकी भी बारंबारता कितनी है 1 है। अर्थात हमें ये प्रश्न भी पूछता है इस प्रश्न के अंदर कि बताइए न्यूनतम अंक कितना है और अधिकतम अंक कितना है, तो हम बता सकते हैं कि न्यूनतम अंक 10 है और अधिकतम अंक 95 है। न्यूनतम 10 है और अधिकतम 95। अब कहता है कि इसका परिसर ज्ञात करो। तो परिसर ज्ञात करते समय प्रिय विद्यार्थियों क्या करना है आपको कि अधिकतम अंक में से न्यूनतम अंक घटा देने हैं। तो 95 माइनस 10 हो जाएंगे तो बराबर कितने आ जाएंगे 85 और ये इसका क्या कहलाएगा परिसर कहलाएगा। अब आपको पता चल गया है कि आप परिसर भी निकाल सकते हैं और बारंबारता सारणी भी बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि ये जो बारंबारता जो प्राप्त हुई है इस सभी बारंबारताओं का योग भी करना है। जैसे 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और फिर आगे जोड़ते गए तो हो गया 12 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14 में 4 जोड़ा तो 18 में 4 जोड़ा तो 22। इस प्रकार 22 में 1 जोड़ा 23, 23 फिर 1 24 फिर 2 26, 26 में फिर 3 जोड़ा 29 हैं और फिर 1 जोड़ा तो 30। अब नीचे आपको ये जोड़ भी लिख देनी है और फिर देखना है कि आपको प्रश्न के अंदर कितने विद्यार्थियों की पूछी थी कि कक्षा के 9th कक्षा के 30 विद्यार्थियों की, यानी ये संख्या और वो संख्या मिल गई। तो इसका मतलब आपने जो बारंबारता निकाली वो भी बराबर है और आपके उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे उत्तर सही है या नहीं है। अब देखिए कि ये जो सारणी बनाई है हमने वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहलाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं बारंबारता सारणी बोलते हैं और ये अवर्गीकृत है। अवर्गीकृत का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों कि अवर्गीकृत में एक एक अंक ही आता है, यानी वर्ग अंतराल में नहीं आता है। और जिसमें वर्ग अंतराल में आएगा कि 0 से 10, 10 से 20, उसको हम वर्गीकृत बोलेंगे। इस प्रकार ये सारणी बन जाती हैं या केवल इसको बारंबारता बंटन सारणी भी कह जा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इन सारणी को बनाने में आप मिलान चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अगले उदाहरण में दिखाया गया है या इसमें भी देख सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों देखिए
इस प्रकार ये सारणी बन जाती हैं। अब अगर इस प्रश्नावली के अंदर आपको अगर कहता है 100 अंक दे देता है, मान लो 100 जिणों के अंक लिख देता है और फिर सारणी बनाने का कहता है, तो इसका और एक शॉर्ट रूप है जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वो उसमें क्या करेंगे कि ये अवर्गीकृत में तो हम एक एक अंक ही लिया था, और जब वर्गीकृत जब लेंगे तो 5-5 का अंतर या 10-10 का अंतर या 20-20 का अंतर लेके और सारणी को छोटी बना सकते हैं। वो इसके लिए आप अगले वीडियो का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखो धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ मैं धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप आसानी से इस प्रश्नों को हल कर सकते हो और समझ सकते हो। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, और सरल प्रश्नावली है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर ये एक वापस मैं बता देता हूँ कि आपको एक चीज़ ये वापस ध्यान रखनी है कि खास इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कम आंकड़े हो तो आपको आरोही क्रम में लिखना है और फिर न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक बताना है और आसानी से बता सकते हो। और परिसर विशेष रूप से याद करना है कि इसमें पूछता है एक तो प्रश्न कि न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम अंक ज्ञात करने में सबसे कम अंक है वो उसको लिख देंगे, और अधिकतम कहता है तो सबसे ज़्यादा अंक है वो लिख देंगे। और परिसर निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि परिसर बराबर होता है कि अधिकतम अंकों में से न्यूनतम अंक घटा देंगे, और अधिकतम अंकों में से जब न्यूनतम अंक घटा देंगे तो क्या निकलेगा, परिसर निकल जाएगा। इसमें ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस प्रश्नावली में जो पहले कुछ संबंधित आंकड़े होते हैं या सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े हैं, तो आंकड़े क्या होते हैं कि आंकड़े प्राथमिक आंकड़े भी होते हैं और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े का मतलब होता है जो पहली बार आंकड़े लिए जाते हैं उसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, और द्वितीयक आंकड़ों का अर्थ होता है जो दूसरी बार लिया जाता है। दूसरी बार का अर्थ है कि पहले से ही आंकड़े संग्रहित हैं, उसको व्यवस्थित करना द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। इस प्रकार इस आंकड़ों का संग्रह ही सांख्यिकी कहलाता है, और इस आंकड़ों को संग्रह करने के लिए हम बारंबारता सारणी का उपयोग करते हैं। और ये बारंबारता सारणी, बारंबारता बंटन सारणी, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की सारणी है अवर्गीकृत, जिसमें एक एक अंक ही उपयोग में लिए जाते हैं, और दूसरी सारणी होती है वर्गीकृत, और जिसका अध्ययन हम कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए तथा इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, और इसका अगर आपको लिंक चाहिए, और इस नोट्स को भी आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छी तरह से उतार लीजिए। और आप अपने दोस्तों को नहीं कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अपने जो दोस्त जो इसमें भाग नहीं लेते हैं उनको भी बोलें कि आप इसके अंदर भाग लीजिए, और भाग लेकर अगर आप भी आपके साथी नहीं तो वो पिछड़ जाएंगे, फिर वो परीक्षा स्कूल जब खुलेगी, जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो वो पीछे रहेंगे और आप कर लोगे सवाल फटाफट। तो इस प्रकार उस साथियों को भी बोलें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेवें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को सबमिट करें। आपको कोई इतने सारे हज़ारों प्रश्न नहीं दिए जाते हैं कि 2-4 घंटे का काम नहीं दिया जाता है जो कि करने में परेशानी आती हैं। आप सवालों को करिए आसानी से और हल करके हमको भेजिए। धन्यवाद।